आज हम लोग इस वीडियो में प्रत्यावर्ती वोल्टेज और प्रत्यावर्ती धारा के बारे में पढ़ते हैं। अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती वोल्टेज और प्रत्यावर्ती धारा। तो हम लोग प्रत्यावर्ती वोल्टेज और प्रत्यावर्ती धारा के बारे में पढ़ते हैं कि ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज और प्रत्यावर्ती धारा कैसे उत्पन्न होती है। तो जब किसी कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है और इस कारण कुंडली के सिरों पर एक विद्युत बाहुबल प्रेरित हो जाता है जिसे प्रत्यावर्ती वोल्टेज कहते हैं। कुंडली को किसी परिपथ से जोड़ देते हैं तो उसमें धारा बहने लगती है जिसको प्रत्यावर्ती धारा कहा जाता है। तो मान लेते हैं कि दो पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल हैं। इस तरह से ये नॉर्थ पोल मान लीजिए है इस तरह से, और इसी तरह से हम लोग साउथ पोल भी, इसको भी थोड़ा राउंड में बना सकते हैं। इसको भी हल्का सा राउंड दे सकते हैं इस तरह से। इसी तरह से हम इधर बना लेंगे। ये साउथ पोल हो गया, ये नॉर्थ पोल। तो इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र हो जाता है। तो मान लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र भी है जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर होता है। अब इसमें जब हम कोई कुंडली रखते हैं, मान लीजिए इस तरह से हमने कुंडली, इसमें से आयताकार एक कुंडली बना ली। ये हो गई आयताकार और ये कहलाती है इसकी घूर्णन अक्ष। घूर्णन अक्ष। अब इस कुंडली को हम लोग घुमाते हैं, मान लीजिए कोणीय वेग ओमेगा से घुमाते हैं। तो अब इसमें यूं समझिए कि ये मान लीजिए ये कुंडली घूमने पर इस तरह से, मान लीजिए ये इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र में ठीक आएगा। तो इसमें अगर हम एक अवलंब इस तरह से खड़ा करें, ये अवलंब हो गया, ये अवलंब हो गया इसका। तो ये कुंडली हो गई और ये अवलंब हो गया, तो इसको कहते हैं हम लोग कुंडली की अक्ष कहा जाता है। ये घूर्णन अक्ष है और ये कुंडली की अक्ष, यानी कुंडली के तल पर जो खींचा गया अवलंब होता है उसको इसके कुंडली की अक्ष बोला जाता है। अब जब कुंडली ये घूमेगी, अभी जो अक्ष है वह चुंबकीय क्षेत्र के साथ में 90 अंश का कोण बनाए हुए है। देखिए ये 90 डिग्री का कोण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के साथ बनाए हुए है। लेकिन जब ये रोटेट होता है, ऐसे इस तरह से रोटेट होता है, तो इसके बीच का जो कोण है वो घटता है और जब कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत हो जाती है तो ये जो अक्ष है वो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाती है। तो हम लोग जब भी इससे चुंबकीय फ्लक्स निकालेंगे तो इस अविलंब यानी इस कुंडली की अक्ष और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण देखते हैं। तो इस समय 90 डिग्री है, परंतु सपोज दैट ये घूमते समय किसी क्षण ये इस तरह से घूम जाए तो इसके बीच का अगर कोण थीटा हो जाए तो इसको हम लोग इस तरह से यहाँ से डॉट डॉट करके ऐसे बना देते हैं। ये एन और एन डैश, इसको बोलते हैं हम लोग कुंडली की अक्ष। ये घूर्णन अक्ष है और वह कुंडली की अक्ष कहलाती है। तो इस तरह से घूम के ये थीटा कोण इसके साथ चुंबकीय क्षेत्र के साथ ये थीटा एंगल बनाने लगते हैं। तो इस समय अगर हम देखें तो मान लेते हैं कि किसी कुंडली की अक्ष अर्थात एन एंड एस, अर्थात ये जो अक्ष है ये वाली थीटा कोण बनाती है। तो यदि इसका कोणीय वेग ओमेगा हो तो ओमेगा बराबर फार्मूला होता है ओमेगा इक्वल थीटा अपॉन टी। तो थीटा इक्वल हो जाएगा ओमेगा इनटू टी। अब इस दौरान यदि इस कुंडली का क्षेत्रफल a हो और कुंडली में फेरो की
क्षण इससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स जो हो जाएगा वह हो जाएगा NBA cos थीटा। cos थीटा याद होगा, BA cos थीटा होता था तो यहाँ n फेरे हैं तो NBA cos थीटा हो जाएगा और थीटा की जगह हम लोग ओमेगा टी रख सकते हैं तो फाई बराबर आ जाएगा NBA cos ओमेगा टी। तो इस तरह किसी क्षण t पर जो कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स होता है वह फाई बराबर होता है NBA cos ओमेगा टी या cos थीटा, थीटा की जगह ओमेगा टी ले लेते हैं। अब इस कुंडली के घूमने पर जो कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स है उसमें परिवर्तन होता है, क्योंकि कुंडली जब ठीक चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होती है तो उससे कोई भी चुंबकीय बल रेखाएं पास नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे ये घूमना शुरू करती है कुंडली उससे गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होने लगता है, अर्थात चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने लगता है। तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की अब हम लोग दर निकालेंगे तो इसको t के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो इसका अवकलन कर देते हैं तो d फाई बाई dt लिखा जाता है। d फाई बाई dt का मतलब होता है d बाई dt और यहाँ फाई की वैल्यू रख देते हैं यानी NBA cos ओमेगा t। तो ये गणित में पढ़ाया जाता है मैथ्स में, तो डिफरेंशिएशन है तो इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो कांस्टेंट टर्म यही रहते हैं NBA, ये कांस्टेंट है, फेरों की संख्या, चुंबकीय क्षेत्र और कुंडली का क्षेत्रफल ये कांस्टेंट है। cos ओमेगा टी का जो डिफरेंशिएशन होता है वो माइनस sin ओमेगा टी होता है और फिर ओमेगा टी का जब करते हैं तो ओमेगा को कांस्टेंट लेते हैं, टी का 1 आ जाता है तो ओमेगा यहाँ पर और बढ़ जाता है। तो इस तरह से किसी कुंडली के चुंबकीय क्षेत्र में घूमने पर जो उससे फ्लक्स परिवर्तन की दर होती है वो माइनस NBA sin ओमेगा टी इंटू ओमेगा होती है। ओमेगा को हम लोग यहाँ लिख देंगे, तो ओमेगा को जब हम लोग यहाँ लिख लेंगे तो आ जाएगा d फाई इक्वल माइनस NBA ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी, ये आ जाएगा। अब हम लोग फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम लगाते हैं। तो फैराडे के नियमानुसार जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो इसके सिरों पर जो प्रेरित विद्युत बल होता है कि वह फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है, अर्थात कुंडली के घूमने पर इस पर जो प्रेरित विद्युत बल हो जाएगा माइनस d फाई बाई dt होगा और माइनस d फाई बाई dt जब रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से इसमें जो प्रेरित विद्युत बल आएगा वो NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी है। इसकी जगह हम थीटा भी लिख सकते हैं, साइन थीटा भी लिख सकते हैं, ये आ जाएगा। अब इसमें हम लोग जो साइन ओमेगा टी की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसको देखते हैं। इसको हम लोग यूं भी लिख सकते हैं NBA ओमेगा साइन थीटा भी लिख सकते हैं यहाँ पर, तो थीटा के हिसाब से हम तुम्हें बता दें। तो साइन थीटा में जब थीटा बदलता है तो पहले जब कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होता है तो उस समय जो अभिलंब होता है इसका यानी कुंडली में जो अक्ष होती है 90 डिग्री कोण पर होती है, तो 90 डिग्री पर साइन 91 होता है। तो इस समय मैक्सिमम विद्युत बल उत्पन्न होता है क्योंकि फ्लक्स परिवर्तन की दर उस समय अधिकतम होती है। जैसे जैसे ये घूमती जाती है कुंडली वैसे वैसे थीटा का मान घटने के कारण जो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या है बढ़ती है, अर्थात फ्लक्स परिवर्तन में कमी आने लगती है और इस कारण विद्युत बल भी कम होने लगता है। तो जो E का अधिकतम मान होता है तो थीटा इक्वल 90 डिग्री पर होता है। तो जब कुंडली की अक्ष चुंबकीय क्षेत्र के ठीक लंबवत होती है, जैसे कि मैंने बताया था कि इस पोजीशन में जो इसमें प्रेरित विद्युत बल होता है वह मैक्सिमम होता है, तो इसको हम लोग यहाँ पर E को E0 से लिखते हैं। E0 इक्वल हो जाएगा NBA ओमेगा, क्योंकि साइन थीटा की जगह साइन 90 1 हो जाएगा। अब अगर हम इस NBA ओमेगा की जगह इसकी जगह E0 लिख लें तो हमारे पास जो प्रेरित विद्युत बल हो जाएगा वह हो जाएगा E0 साइन थीटा या साइन ओमेगा टी, कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये आ गया किसी कुंडली जब कोई कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में एक समान चुंबकीय क्षेत्र में ओमेगा कोणीय वेग से घूमती है तो उसके सिरों पर प्रेरित विद्युत बल जो होता है E बराबर E0 साइन ओमेगा टी होता है, जहाँ E0 कुंडली में प्रेरित अधिकतम विद्युत बल है। अब फिर से हम लोग अब यहाँ पर स्पष्ट है कि जैसे जैसे t बदलेगा वैसे वैसे साइन ओमेगा टी का मान बदलेगा और वैसे वैसे जो प्रेरित
प्रेरित विद्युत वाहक बल E है वह भी बदलेगा। तो इसको यदि हम t के साथ इसका ग्राफ खींचें तो यहाँ पर ओमेगा इक्वल लिख लिया जाएगा 2 पाई बाई कैपिटल T, जहाँ पर कैपिटल T एक चक्कर घूमने का समय है, कुंडली का आवर्तकाल है, T कुंडली का आवर्तकाल, ये T हो जाएगा। यदि हम स्मॉल t को कैपिटल T के टर्म में ले लें 0 t/4 t/2 3t/4 t एंड ऑर्डर। तो इस तरह से अगर हम इन वैल्यूज पर इस E का मान निकालें तो E बराबर हो जाएगा T बराबर, अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो E बराबर आ जाएगा E0 sin 2 पाई बाई T, ओमेगा की जगह हमने लिख दिया 2 पाई बाई T इंटू T। अब T का मान जब 0 रखेंगे यहाँ पर तो E बराबर 0 आ जाएगा, क्योंकि ये साइन 0 0 होता है। और फिर जब T/4 यहाँ पर रखेंगे तो T कट जाएगा, 2 पाई बाई 4 आएगा, पाई बाई 2 हो जाएगा 90 डिग्री, यानी साइन 91 होता है, तो ये E0 आ जाएगा। और जब T/2 रखेंगे तो T कटेगा, 2 कटेगा, साइन पाई का 0 हो जाता है। फिर से 3t/4 पर 135 डिग्री जो कि माइनस E0 कहलाएगा, और इस तरह से T पर फिर से 0 हो जाएगा। किस तरह से क्रम बदलता रहता है। तो यदि हम E और T के बीच ग्राफ खींचें तो हमें इस तरह का ग्राफ प्राप्त होता है। ये टाइम T हो गया आवर्तकाल के क्रम में, T/4 यहाँ ले लेंगे, यहाँ पर T/2 ले लेंगे, T/3 T/4 ले लेंगे, और एक आवर्तकाल के लिए हम लोग ग्राफ बना लेंगे। और इधर की ओर E हो जाएगा, इधर पॉजिटिव ही रहेगा और इधर की ओर निगेटिव ही रहेगा, निगेटिव। तो T बराबर 0 पर E बराबर 0 में तो एक पॉइंट यहाँ मिल जाएगा। फिर T/4 पर E बराबर E0 मैक्सिमम वैल्यू गेन कर लेता है, यहाँ आ जाएगा इस समय ये E/E0 वैल्यू। उसी तरह से अब जैसे T/2 पर आएगा फिर से 0 हो जाएगा, एक पॉइंट यहाँ मिल जाएगा। फिर T/4 पर माइनस E0 यानी जस्ट जितना जो ऊपर होगा उतना यहाँ पर नीचे एक पॉइंट मिल जाएगा, और T पर फिर से 0 हो जाएगा। अब इनको हम लोग एक समान रूप से कर्व द्वारा मिला देते हैं, तो इस तरह से हमारा ग्राफ बन जाता है, ये ग्राफ प्राप्त होता है। तो यदि हम किसी कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोणीय वेग ओमेगा से घुमाते हैं तो उसके सिरों पर जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है वो इस कर्व के अनुसार बदलता है। अर्थात एक आवर्तकाल में एक समान रूप से पहले बढ़ता है, फिर घटता है, 1/4 आवर्तकाल में बढ़ता है, अधिकतम हो जाता है, फिर अगले 1/4 में घटकर शून्य हो जाता है, फिर अगले 1/4 में फिर दूसरी दिशा में ऋणात्मक हो जाता है, और अगले 1/4 में फिर से घटकर शून्य हो जाता है। इस प्रकार इसकी पुनरावृत्ति होती रहती है। इसे ज्या वक्र कहा जाता है, ज्या वक्र। अर्थात जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वह ज्या वक्र के अनुसार बदलता रहता है, और एक आवर्तकाल बाद इसकी पुनरावृत्ति होती है, अर्थात पूर्व की भांति फिर से उत्पन्न होता है। तो इसी तरह इसी प्रेरित विद्युत वाहक बल या वोल्टेज को कहा जाता है प्रत्यावर्ती वोल्टेज। तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज हो गया। अब यदि इस कुंडली को किसी परिपथ में जोड़ दिया जाए तो इसमें जो धारा बहती है उसको प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं। तो प्रेरित विद्युत धारा ज्ञात करने के लिए हम लोग अगर कुंडली का प्रतिरोध, कुंडली और परिपथ का प्रतिरोध कैपिटल R हो तो इसमें प्रेरित धारा जो उत्पन्न होगी इस वोल्टेज के कारण वह हो जाएगी आपकी E अपॉन कैपिटल R, अर्थात आ जाएगा E0 अपॉन कैपिटल R साइन ओमेगा t हो जाएगा। तो I इक्वल आ जाएगा, इसको हम बोलेंगे I0 अधिकतम करंट, I0 साइन ओमेगा। इसको अगर हम ग्राफ पर करंट को शो करें तो करंट का भी ग्राफ इसी तरह का मिलता है। ये टाइम t हो जाता है, ये T/4 और ये T/2 और ये 3t/4 और ये t। तो इसका भी ग्राफ जो है I पॉजिटिव इधर और इधर की ओर माइनस ले लेते हैं, और ग्राफ इसी तरह का फिर से बनता है। ये T/4 के सामने अधिकतम धारा हो जाएगी, फिर शून्य, फिर नेगेटिव डायरेक्शन में धारा बहेगी, फिर इस तरह से इसकी भी पुनरावृत्ति होती है। तो ये वैल्यू I0 हो गई और यहाँ पर ये वैल्यू E0 हो गई।
तो यही डेफिनेशन हो गई कि ऐसा वोल्टेज जिसका मान समय के अनुसार एक समान रूप से बदलता है और एक निश्चित समय अंतराल बाद अर्थात एक आवर्त काल के बाद उसकी उसी परिमाण एवं उसी दिशा में पुनरावृत्ति होती है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज कहलाता है। और यही परिभाषा प्रत्यावर्ती धारा के लिए बन जाएगी कि ऐसी धारा जिसका मान समय के साथ एक समान रूप से बदलता है और एक निश्चित समय अंतराल बाद अर्थात एक आवर्त काल के बाद उसी परिमाण एवं दिशा में उसकी पुनरावृत्ति होती है, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। तो ये है प्रत्यावर्ती वोल्टेज और प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण। तो इसको बोलते हैं प्रत्यावर्ती वोल्टेज का तात्क्षणिक समीकरण। E = P0 sin ओमेगा t को प्रत्यावर्ती वोल्टेज का तात्क्षणिक इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज, और इसको बोला जाता है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो इनको तात्क्षणिक मान कहते हैं किसी क्षण t पर। तो ये है प्रत्यावर्ती वोल्टेज व प्रत्यावर्ती धारा के बारे में जानकारी। तो इस हिसाब से प्रत्यावर्ती वोल्टेज बदलता है। तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज जब कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में समांतर होती है तो फ्लक्स परिवर्तन मैक्सिमम होता है और उस समय वोल्टेज भी अधिकतम होता है। जैसे जैसे कुंडली इस तरह से घूमती जाती है वैसे वैसे चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं की संख्या बढ़ती जाती है, अर्थात फ्लक्स परिवर्तन की दर घटती जाती है और विद्युत वाहक बल भी घटता जाता है। और इस प्रकार कुंडली के एक चक्कर में इस तरह से वोल्टेज में परिवर्तन होता है। अब कुछ किताबों में इस E को कैपिटल E से लिखे हैं, कुछ किताबों में V से लिखा गया है, तो वो सब प्रत्यावर्ती वोल्टेज या प्रत्यावर्ती वोल्टेज को ही शो करते हैं, चाहे कैपिटल E से लिखें चाहे कैपिटल V से लिखें। तो ये है प्रत्यावर्ती वोल्टेज व प्रत्यावर्ती धारा के बारे में।